औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है कि मैं बहुत अरसे से जो है वो दूसरे मौज़ूआत के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ था, ख़ासतौर पे हमारे जो म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा था उसके अंदर काफ़ी मसरूफियात रही। और हमारा जो एक इंटरनेशनल अफेयर्स का प्रोग्राम मैं कोशिश करता था कि हर महीने ज़रूर करूँ, वो किसी तरीके से नज़रअंदाज हो गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आज का प्रोग्राम जो है हमारा इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से है और दो अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो अहम मौजू ये कि हमारे जो साउथ ऑफ द बॉर्डर अमेरिका है, वहां पर एक मिड टर्म इलेक्शन अभी हुआ है और आपको पता है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान जो है वो बड़ा कांटेदार इस वक्त मुकाबला। सेनेट में तकरीबन जो है वो बड़ी रिपब्लिकन को थोड़ी सी बल्कि एज हासिल है और इसी तरीके से इस दफा ऐसा लग रहा था कि रिपब्लिकन जो है वो जनाब ट्रंप साहब का जो एजेंडा है वो बड़ा कामयाब होगा और हो सकता है कि बाइडन साहब जो है ये इलेक्शन हार जाएं और सेनेट के अंदर जो है वो या कांग्रेस के अंदर जो है वो जो है लिबरल रिपब्लिकन की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि हुआ ये है कि डेमोक्रेट ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है और अवाम उन्नास ने जो है वो ट्रंप साहब का या रिपब्लिकन का जो एजेंडा था उसको लगता ये है कि रिजेक्ट किया है या थोड़ा सा धक्का दिया है। अगरचे बाइडन साहब जो है वो उनकी बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर रशिया और यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो पेट्रोल के हवाले से अरब दुनिया से उनके ताल्लुकात हों, ये उनके एजेंडे को आज जो है सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो अगर जब उनसे कहते हैं कि पेट्रोल की जो है ना वो फरहमी को बढ़ाएं तो वो इनकार कर देता है। वो सऊदी अरब जो कि उनकी हर बात पहले माना करता है, एक बड़ा धचका ऐसा लगता है कि उनको लगा है बाइडन साहब की अपनी जो सदारती पोजीशन है उसको। और दूसरा अहम मौजू जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब, यहाँ पर कनाडा के अंदर एक खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम हुआ है और वो रेफरेंडम जो है वो तकरीबन 100,000 लोगों ने उसके अंदर हिस्सा लिया है और एक बड़ा भरपूर किस्म से मुहिम चलाई गई इस रेफरेंडम के हवाले से। उस हवाले से जो है हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान जो हैं जनाब अब्दाली साहब ह्यूस्टन से मेरे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और दूसरे जनाब दिवांशु नारंग साहब है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर अपने आर्टिकल लिखते हैं और हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। दो अहम मौजूआत हैं आज हमारे। तो पहले मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मेरे दोनों मेहमान जनाब आप लोग हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं। मसूद अब्दाली साहब ह्यूस्टन से हाजिर हैं जनाब, ज़बरदस्त हमारे कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और ज़बरदस्त तजिया लिखते भी हैं और देते भी हैं। और दूसरे दिवांशु नारंग साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल लिखते हैं, मेरे मुस्तकिल रुकन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोग्राम्स के अंदर। ये दोनों हज़रात, जाहिद बुखारी साहब ने आज माजरत कर ली है वरना वो भी आज होते। तो लेकिन बहरहाल गुफ्तगू का आगाज जो है वो जाहिर सी बात है ह्यूस्टन से कर लेते हैं। वो दिवांशु साहब, क्योंकि इलेक्शन अमेरिका के मिड टर्म का इलेक्शन हुआ है तो जरा अमेरिकन से पूछ लें कि भाई ये हम तो ये देख रहे थे, हम समझ रहे थे कि जनाब एक दफा फिर जो है वो ट्रंप साहब की या रिपब्लिकन की जो है ना वेव्स चलेगी और जो है वो लगता ये था कि बाइडन साहब को बड़ी हजीमत का उठानी पड़ेगी और इस बात का भी खतरा मौजूद था कि जनाब उनकी गवर्नमेंट को जो है ना वो तहस नहस हो जाती और सेनेट के अंदर मेजॉरिटी जो है वो रिपब्लिकन की आ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ख्वाहिशात के खिलाफ जो है ना कुछ जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रहा। तो मुसद्दफ दाई साहब आप बताइए हुआ क्या है? शुक्रिया। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, नारंग साहब यहाँ पर हैं, पहली बार मैंने उनको आप देखा है यहाँ पर। अच्छा। मैंने इनके कॉलम तो मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन ये कि पहली बार मुशाफा, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। और आपका भी शुक्रिया कि आपने एक मौका फराहम किया एक अजीम सहाफ़ी से मिलने का। अच्छा, जो अमरीकी इंतखाबात तो आपने खुद ही कह दिया कि ये एक लिहाज से, यानी कई लिहाज से तारीखी थे। तारीखी इस एतबार से कि अमरीका में हमेशा बस मुद्दती इंतखाबात हुक्मरान पार्टी के लिए भारी होते। अच्छा, ये फितरी बात है। होता यह है कि आमतौर से जब आप किसी लीडर को मुंतखब करते हैं, जब तक तब्दीली लाते हैं, मतलब पहले रिपब्लिकन पार्टी थी, फिर डेमोक्रेट आए, तो लोगों की बड़े तवक्कुआत और मंगे और आरजुएं होती। लोग समझते हैं कि बड़ी तब्दीली आएगी, बड़ा फर्क आएगा, लेकिन आमतौर से होता है कि फर्क आता नहीं है। ये फैक्ट ये है कि फर्क इतनी जल्दी आता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मीशतें जो ट्रिलियंस की मीशतें हों, वहां पर 2-4 महीनों में, 6 महीने में, 24 महीनों में फर्क नजर नहीं आता। तो एक मायूसी शुरू होती है। फिर एक और ये कि आपको यूक्रेन की जंग, पेट्रोल की कीमतें, तवानाई की कीमतें, फिर इसके बाद जो है वो दूसरे मसाइल ये हुए कि इनकी हुकूमत जो थी वो सेनेट में 50-50 से बराबर थे और इनके साथ दो अफराद ऐसे हैं, एक वेस्ट वर्जीनिया के और एक सनीमा साहबा यहाँ की एरिजोना की। ये दोनों जो नजरियाती तौर पर कदामत पसंद है, यानी ये हामी है रिपब्लिकन पार्टी के, अगरचे के जीते तो है वो डेमोक्रेट पार्टी से। दोनों जमातें, दोनों जो
हलके हैं उनके, खास तौर हाँ। से जो मेंशन साहब जो वेस्ट वर्जीनिया से, वो बड़ा ही अदामत पसंद हल्का है, तो उनको जाहिर है कि आप तुम्हारे सियासतदान को अपनी नशिस्त की बड़ी अहमियत होती है नजरियात और पार्टी के मुकाबले में। तो नतीजे तौर पर अक्सर उनके बहुत सारे कवानी वो जो थे वो जो चाहते थे जिस मंशूर पे अमल दरामद करना, वे इनकलाबी मंशूर पे जिसका वादा करके आए थे, उस पर अमल दरामद हो नहीं पा रहा था। तो काफी मायूसी थी। पर यानी पेट्रोल की कीमत ने मजीद हर उनको बड़ा बहुत मायूस किया। हमारे अजीम मर्तबत वली अहद जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, उनका ख्याल था कि पैदावार बढ़ाएंगे वो, लेकिन उन्होंने पैदावार नहीं बढ़ाई। और तासुर ये पैदा हुआ अमेरिका में कि सदर बाइडेन बड़े कमजोर सदर हैं, और हत्ता के रूस का असर जो है सऊदी अरब पे अमेरिका से अब ज्यादा हो गया। उनका ख्याल था ये सब कुछ रूस के कहने पे किया गया। जाहिर है ये सब बातों के वैसे तो एक आम तासुर पैदा हुआ। इस दौरान जो इलेक्शन मुहिम शुरू हुई, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो मामला को उठाया था, वो तो उसमें सबसे अहम था इस्कात हमल। आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून एक रूलिंग दी है, जिसके मुताबिक इस्कात हमल को रियासतों के हवाले कर दिया गया। अब रियासतें फैसला करेंगी कि वो जायज है कि नाजायज है, गलत है कि सही है। और आपको मालूम है कि 30 या 35 रियासतों के अंदर रिपब्लिकन की हुकूमत, और खासे वो कदामत, मतलब मैं जहाँ था टेक्सास, वहां तो कानून ये मंजूर हुआ है कि उस टैक्सी ड्राइवर को भी सजा दी जाएगी जो इस्कात के लिए किसी खातून को अस्पताल लेकर के जाएगा। यानी मामला खाली डॉक्टर और मरीजा का नहीं है, बल्कि वो टैक्सी ड्राइवर भी अगर उसे मालूम हो जाए कि इस काम जाहिर है, लेकिन कितना मुश्किल है ये काम। तो इसकी वजह से ये था कि उन्होंने जो मामला उठाया था डेमोक्रेट पार्टी ने, वो एक इस्काती हमल का मसला उठाया था, सिनफी मसावात का मसला उठाया। उन्होंने कहा था कि समाजी इंसाफ होना चाहिए जो सियाफामों के दरमियान के बारे में जो सलूकी है। फिर पुलिस इस्लाहात और गन कंट्रोल, और उसके ज्यादा एक एनवायरमेंट का जोर था। और एक और आपको पता होगा कि अमेरिका में तालीम बड़ी महंगी, आला तालीम के लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं। तो बाइडेन साहब ने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया था, हम कर्जे माफ कर दें, कुछ कर्जा, पूरे कर्जा तो नहीं, कर्जों का कुछ हिस्सा माफ कर दें, और कर्जा भी न भी माफ करें तो हम उसको बिला सूद कर दें, यानी कम से कम उनको, हम इन लड़कों को, बच्चों को सूद ना देना पड़े। तो ये उनका ख्याल था कि इसको वो उठाएंगे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ी कामयाबी के साथ माशी मसले को उठाया, इसलिए कि आपको पता है कि गजा से लेकर दवा तक हर चीज की कीमतें आसमान पर हैं इस वक्त। अच्छा, जो शरह सूद बढ़ने की वजह से है कि घर मार्गेज पे होते हैं लोगों के आमतौर से, आपके किस्तें बढ़ गई हैं। अच्छा, कार लेना मुश्किल है, नई कार लेना मुश्किल है, पुरानी कार बहुत महंगी है। तो इसकी वजह से जिंदगी बड़ी अजीरन थी। ले ऑफ आपने देखा होगा, अभी ट्विटर ले ऑफ कर, आज की दिन अमेज़न ने 10,000 लोगों को ले ऑफ करने का ऐलान किया। बिल्कुल। तो हुआ ये कि ये इनकी जो ये इनकलाबी एजेंडा था, वो जगह नहीं पा सका लोगों के दिलों में। लेकिन जो तब्दीली आई है, मेरा तब्दीली है कि आखिरी 2 हफ्तों के दौरान सदर ओबामा ने एक बात बड़ी जबरदस्त उठाई, आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी इज ऑन बैलेट। उन्होंने कहा कि भाई मसला ये नहीं है कि डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, बात यह है कि अमरीकी इंतखाबात जो हैं, इनकी बुनियाद, अमरीकी जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात पर है। और सदर ट्रंप अभी तक वो मुहिम चला रहे हैं कि 2020 के इंतखाब में धांधली हुई थी, अमरीकी इंतखाबात शफाफ नहीं होते, ये जमहूर यानी जमहूरी फैसले की अय्याश के नुमाइंदगी नहीं करते। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये बात आ गई, ये नजरिया या बयानिया जो है ये जड़ पकड़ गया, तो इसका मतलब कि अमेरिका में किसी भी इंतखाब की हैसियत ही नहीं होगी। जो भी हारने वाला वो ये कहे कि इंतखाब गलत होते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि डेमोक्रेसी ऑन बैलेट, और आखिर में उन्होंने खासा ये जो एक अहम बात की, ओबामा, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी कामयाबी ओबामा साहब की, यानी ओबामा के तरीक़ाकार की। ओबामा साहब ने आखिरी जो बहुत बड़ा जलसा किया था जॉर्जिया में, उन्होंने उसमें ये कहा कि देखो, हमारे हुकूक गजब किए हैं, लेकिन हम उन हुकूक को वापस ले सकते हैं इलेक्शन के जरिए, इंतखाबात के जरिए, बैलेट के जरिए। हम अपने लोग लाएं, हम अपने पार्लियामान लाएं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंतखाब का निज़ाम ही जो है गैर शफाफ करार पा गया, अगर इंतखाब का निज़ाम ही जो है वो करप्ट करार पा गया, खाना जंगी की तरफ जाएगा। सही बात है। तो ये मुझे लगा कि आखिरी लम्हे में, क्योंकि मैंने खुद भी नोट किया कि जब मैं, यानी इससे पहले जब भी मैं वोट डालने गया हूँ, अर्ली, यहाँ चूंकि 2 हफ्ते पहले पोलिंग शुरू हो जाती, तो बहुत कम लोग होते थे लाइन में। इस दफा बहुत बड़ी तादाद मैंने देखी जो लाइन वोट डालने, और ज्यादातर वोट डालने वाली नौजवान खवातीन थी और रंगदार लोग, यानी एशियन थे, यानी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स थे, और इमिग्रेंट्स में हिस्पैनिक वगैरह से, और सियाफामों ने बड़ी तादाद में वोट डाला। मैं एक सवाल लेता हूँ दिवांशु साहब से इसके ऊपर। जी बोलिए। मैं आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ दोबारा से। मैं दिवांशु साहब से, क्योंकि ये बड़ा अहम जो आपने आखिर में नुक्ता उठाया, मैं दिवांशु साहब की तरफ जाता हूँ। दिवांशु साहब, हमने देखा कि ट्रंप साहब जब इलेक्शन हारते हैं तो कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरीके से लोग घुस गए और उसके अंदर जो कुछ हमला हुआ, और फिर एक जो स्याह फार्म एक्सट्रीमिस्ट थे और वाइट जो सफेद फार्म एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका एक रेला जो है वो जो है ना हर तरफ हमें नजर आया।
और एक एक ऐसा लगने लगा अमेरिका के अंदर जनाब के सियाह फार्म और सफेद फार्म लोगों के दरमियान एक दफा फिर जो है वो एक जबरदस्त किस्म का जो है ना तसादुम शुरू हुआ जाता है। अच्छा, एक तो तरफ ये था लेकिन डीप स्टेट, जाहिर सी बात है हर मुल्क की एक डीप स्टेट्स होती है और वो डीप स्टेट्स देखती है कि हालांकि ट्रंप साहब ने अपने जो इलेक्शंस के बहुत सारे वादे पूरे किए थे और बहुत बहुत सारी पॉलिसीज उनकी इस लिहाज से बहुत बेहतर थी कि उन्होंने माशी तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। चाइना के असर रसूख को जो इकोनॉमिक के ऊपर उसको रोका था अमेरिका के अंदर, तो उनकी पॉलिसियां बहुत सारी बहुत अच्छी भी थी। लेकिन डीप स्टेट्स के अंदर शायद ये खतरा मौजूद है कि कहीं तसादुम ना हो जाए माशरे के अंदर। इस वजह से आप लगता है समझते हैं कि बाइडेन साहब जो है वो मिड ट्रम्प का ये इलेक्शन जो है वो जीत गए, हालांकि ट्रम्प साहब की जो इन्फ्लुएंस है अभी भी मौजूद है माशरे के अंदर वहां पर। नहीं, इसमें पहले तो अब्दाली साहब ने, आई थिंक ही हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। उन्होंने, मैं जो कहना चाहूंगा या कोई भी अगर व्यक्ति सोचे तो सारे पॉइंट्स ज्यादातर अब्दाली साहब ने बहुत बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं। एंड आई थिंक दिस इलेक्शन has come out as a kind of a rejection of Trump. It is not a victory for Biden. ये बाइडन साहब नहीं जीते हैं। ये एक तरह से लोगों ने ट्रम्प साहब का एजेंडा और 2 साल से लगातार कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है और मैं जीता था एंड ऑल दोस, इस तरह की बातें करके आदमी जो है, व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंशियल रूप नहीं दिखा रहा है अपना। तो अभी बल्कि ये भी था कि ट्रम्प साहब ने अपना डिक्लेयर करना था कि मैं अब इसके लिए खड़ा हो रहा हूं, और वो अभी भी करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही वांट्स टू रन अगेन, बट ही वांटेड टू टेक दिस एज अ विक्ट्री लैप। दैट हैज नॉट हैपेंड. It is definitely not. It's a kind of a rejection of the kind of policies or the kind of attempts to degrade democracy which Trump was doing. It is also a strong retaliation, as Abzali Saab has talked about, by the women of America. The abortion rights are sacred to us, and that you cannot and that those will remain an important part of the psyche. वो जमाना चला गया कि आप abortion right, ये जरूर है कि रिपब्लिकन्स में काफी सारे लोग abortion rights को नहीं स्वीकारते because of the so-called Catholic values or whatever they talk about in different states. But आज दुनिया बदल चुकी है और women are empowered and they would like to have their rights with them over their bodies. So that has come. उसकी वजह से काफी रिपब्लिकन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस के थ्रू इसको पास कराया, परंतु दैट हैज काइंड ऑफ बैकफायर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वोट्स फ्रॉम द पीपल, which is an important fact. Another thing is, this is obviously एक डिवाइडेड वर्डिक्ट है. सेनेट अगर वापस आई है तो कांग्रेस के हाथ से गई भी है. So it's going to be a kind of a policy jam or a log jam for the next 2 years. You're not going to have any major policies, or jo bhi hai, it is going to be a situation where a lot of compromises will have to be made in the American democracy, in the American government, if they want to legislate anything. So ye but this happens. Obama ne apne last period mein unke khilaf dono thi, and he has to use his veto power quite some time. So, and yes, as Abdali Saab has pointed out, ये एक और victory है कि Democrats were able to inspire their voters to come out. जो एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें Obama has played a major role. So Democrats, so it's a mix up of all that, but I think this is going to weaken the stance of Trump in amongst the Republicans, and maybe DeSantis or somebody else may emerge as a potential contender. And it is possible. I know कि इस समय रिपब्लिकन पार्टी जो है वो kind of a ट्रम्प पार्टी बन चुका है और बनता दिख रहा था टोटली. उसके लिए एक शायद चैलेंजर बन के आने की उम्मीद जगी है. और दूसरा ये है कि बाइडन ने ये दिखाया, अनफॉर्चुनेटली बाइडन साहब हैज नॉट बिकम अ great leader. I would say not even an okay leader with what he has done. He has shown his weaknesses. So, but he has been able to get some important things passed through compromise, which is coming out as a good thing for America. So, आने वाले टाइम जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब आगे के प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स लोग अनाउंस करना शुरू करेंगे. बट मैं समझता हूँ कि एक नया ओपनिंग आने की उम्मीद जगी है रिपब्लिकन पार्टी में, बिसाइड्स ट्रम्प.
तो मैं जरा दाई साहब आपके पास एक दोबारा एक से आता एक हूँ। बात एक बात हाँ मैं अर्ज करूं, एक मिनट में आप दें। हाँ देखें, एक और ये ट्रम्पिज्म की शिकस्त कह रहे हैं लोग उसको, उसकी उसके बड़े प्रूफ हैं। इसलिए कि आप देखें, जो वो लोग कहलाते थे इलेक्शन डिनायर्स, यानी हाँ वो हाँ लोग हाँ जिन्होंने वो सारे के सारे शिकस्त खा गए इस इलेक्शन में। देखें, यानी वो जो पेंसिल्वानिया में जो पहली हाँ बार एक मुसलमान के जीतने की उम्मीद थी, मोहम्मद महमद ऑज, वो उस- सिर्फ इसीलिए इलेक्शन हारे कि वो डिनायर थे। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर साहब इसीलिए इलेक्शन हारे। एरिजोना में वो निश्चित। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको पता है कि चूंकि इंतखाबी मुहिम यहाँ, इंतखाबी इलेक्शन का जो इंतजाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं, रिपब्लिक पार्टी के 18 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन हारे हैं। सिर्फ इसी वजह से वो सारे के सारे वो थे जो इलेक्शन डिनायर थे। तो सही मानने में ये इलेक्शन, जैसा जिन्होंने फरमाया नारंग साहब ने, ये ट्रम्पिज्म की शिकस्त हुई है। यानी बाइडेन साहब की कामयाबी नहीं, बाइडेन से मायूसी अभी मौजूद है, लेकिन लोगों को अपनी जमहूरियत की बका अजीज है, इसलिए ये इंतखाबी नतीजे आए। अच्छा, एक निवाडा की सीट बड़ी क्रूशल थी और उसको निकाला है डेमोक्रेट्स ने, और जिसकी वजह से क्या उनकी पोजीशन इस तरह से हो गई कि अब वो कम से कम उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना वोट देकर, हैरिस जो है अपना वोट देकर जो है वो कोई भी बिल मंजूर करा सकती हैं। इस लिहाज से तो बहरहाल उसकी बेहतरी है, वरना पहले तो बहुत बुरी हालत थी अब्दाली साहब। लेकिन नेवादा बेहतरीन मिसाल है, नेवादा बेहतरीन मिसाल है, जहां पे सेनेट में आपको मालूम है लाइक सॉल्ट साहब इलेक्शन हारे, जिनके नाना भी सेनेटर थे, बड़े यानी वो थे, हाँ वो इलेक्शन हारे हैं, लेकिन गवर्नर जीत गया वहां पर नेवादा का। यानी अच्छा कमाल यही है कि रिपब्लिकन ने पेंसिल्वेनिया का गवर्नरशिप छीनी हाँ रिपब्लिकन से, यानी हाँ लिहाज से वो बराबर कर दी रिपब्लिकन ने नेवादा की गवर्नरशिप हार बिल्कुल करके। तो बिल्कुल वहां सेनेटर जीता, सेनेटर जीती हाँ डेमोक्रेट की, लेकिन गवर्नर हार गया। तो ये, सॉरी, गवर्नर जीत गया लेकिन सेनेटर हार गया। उसके सेनेट हार। बजाय कि ये, हाँ, कि जो जो इलेक्शन डिनायर थे वो हाँ इलेक्शन हारे हैं। तो ये भी एक और मिसाल है इस बात की कि सही मानों में इस इंतखाबात, ये वाकईतन जो ओबामा का नारा था आखिर में, हाँ डेमोक्रेसी ऑन बैलेट, हाँ उसने बड़ा फायदा पहुंचाया डेमोक्रेट्स। हाँ। तो नहीं, अच्छा, बहरहाल ये कि जो मैं बात कर रहा था इनसे, एक एक तसादुम भी था माशरे के अंदर, कैपिटल हिल के ऊपर तारीख के अंदर जिस तरीके से ऑप्टिक्स नजर आए ट्रम्प साहब के हारने के बाद, और लोग दाखिल हो गए, और उसके बाद एक डेमोक्रेसी को ये खतरा नजर आ रहा था कि ये तसादुम की तरफ जाएंगे, व्हाइट्स एंड ब्लैक का तसादुम, या इमिग्रेंट्स एंड नॉन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स के दरमियान एक तसादुम। तो आप क्या नहीं समझते कि माशरे के अंदर इस बात का, यानी कि बहुत सारे कंजर्वेटिव भी अब इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये तसादुम नहीं होना चाहिए, इस वजह से ट्रम्प साहब को रिजेक्शन मिली है? देखिए, दुनिया भर में इस वक्त, सारी दुनिया में, बदकिस्मत सारी मगरबी दुनिया, बल्कि मैं कहूँ गोरी दुनिया के अंदर हाँ इस वक्त जो है वो एक तरीके से उरूज है कंजर्वेटिव्स का, अदावत पसंदों का। आप देखें कि ये फिनलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये देख हुआ, लें, यूके देख लें, हर ये जगह देख लें। देखें, ये आपने बेहतरीन मिसाल इटली है, वहां देखें, हाँ या अभी इसराइल देखें, तो हर जगह कंजर्वेटिव जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ ये बात तो तय है कि यानी तो अमेरिका में भी ऐसा मामला है कि कंजर्वेटिव को फिर असल में एक और जो आम तासुर हुआ है लोगों का अमेरिका में, कि डेमोक्रेट जो है वो बाएं बाजू की सियासत जो है, ये प्रो यूनियन सियासत और यानी उसको सियासत से वो जो है एक सरमायादार मुल्क के लिए को लगा नहीं खाते। सरमायादार मुल्क, अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म है, इसको कैपिटलिज्म चलना चाहिए। तो ये सब जो चोचले हैं ट्रेड यूनियन के और बाएं बाजू के और मदद करने के और सोशल जस्टिस के, इसका गुजर नहीं, और इसी की वजह से मईशत खराब होती है। तो बुनियादी तौर पर इस वजह से मुझे लगा कि अमेरिका में एक आम तासुर जो है वो रिपब्लिकन के हक में था, जमहूरी इसके मईशत के हवाले से। अच्छा, एक चीज और भी नजर आती है कि ये जो एक बड़ा जो ग्रीन हाउसेज और ये जो आज इन्वायरमेंटल के ऊपर बहुत बात होती है, खासतौर पे अमेरिका के अंदर ये जो कानकनी है, इसको बहुत बड़ा धचका लगा है। और खासतौर पे वो जो बेल्ट है जहां पर ये कानकनी होती है, वो बड़ी कंजर्वेटिव बेल्ट है अमेरिका के अंदर। और वहां पर जो है ये नारा जब लिबरल्स आपके डेमोक्रेट्स लगाते हैं इन्वायरमेंटल के हवाले से कि हम ये कानून बदल देंगे, हम ये कानून बदल देंगे, तो वो भी एक रिएक्शन तो मौजूद है कंजर्वेटिव, और जो है ना रिपब्लिकन के हक में जाते हैं वो तमाम लोग भी, क्योंकि बहुत सारी जो खाने बंद हो। यही मसला है, हाँ जो मेंशन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सेनेटर जो है इनके डेमोक्रेट के, जो हमेशा उनका साथ देते हैं, वो वेस्ट वर्जीनिया के हैं। वो कहते हैं हमारा तो कोयले की सनत पे तो मेरी सारी रियासत चलती है। हाँ इसी तरह नॉर्थ की जो रियासत है वहां कानूनी काफी होती है। तो इसलिए फिर ये कि जो कनाडा से पाइपलाइन आ रही है उसको रोकना चाहते हैं लिबरल आजाद। तो ये एक मसला है कि इस वक्त जिसे कहते हैं पेट जो है वो बड़ा अहम है। नजरिए के ऊपर पेट को फौकियत मिल गई, यानी लोगों को अपना पेट ज्यादा अजीज है नजरिए के मुकाबले में। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये इसकी अहमियत। अच्छा, एक और अहम बात वैसे मैं कहूँ कि
सारी बातों के अलावा इस दफा खवातीन की जो कारकर्दगी बड़ी शानदार रही, यानी पहली बार आके वाले 12 रियासतों के अंदर जो है वो खवातीन गवर्नर आ गई हैं, और कोई भी खातून गवर्नर जो है जो थी वो इलेक्शन हारी नहीं, सब के सब जो है जीती हैं। तो उस लिहाज से यानी बड़ी कामयाबी देखे, कोई 26 के करीब यानी 26 गवर्नरों की सीटों पे इंतखाब हुआ, और उसमें यानी 15 जो है वो उम्मीदवार रिपब्लिकन की थी, और 10 जो है 15 जो है वो डेमोक्रेट उम्मीदवार थी, और 10 जो है वो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। इस लिहाज से इस दफा खवातीन जो है उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बहुत कामयाबी हासिल की, कम से कम गवर्नरों की नशस्तों के ऊपर। और उसकी वजह ये है कि जाहिर बात है जो एबॉर्शन का एजेंडा है, ये दूसरे ऐसे एजेंडे जो खवातीन से रिलेटेड है, और जाहिर बात है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये हक हासिल होना चाहिए खवातीन का। तो एक वजह थी कि इस तमाम इश्यूज के अंदर, और फिर दुनिया में खवातीन की आबादी भी बढ़ रही है, और खवातीन प्रोफेशनली हम देखते हैं 20, 25, 40 सालों के अंदर खवातीन बहुत प्रोफेशनल हुई हैं, बहुत हाईली उन्होंने एजुकेशन हासिल की है और बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। मैं तो बाज़ दफ़ा बाज़ इदारों के अंदर देखता हूं कि वो मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं एज कम्पेयर टू मर्द हजरात के। तो बहरहाल ये बात आपके है, क्या कह रहे हैं? अच्छी मैनेजर है वो। जी जी, अच्छी मैनेजर है। मैं कह रहा हूँ घर भी अच्छा चलाती है, बाहर भी अच्छा चलाती है वो। अच्छा, ये अमेरिका में कम से कम जब बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, कम से कम गवर्नर के मुकाबले में तो एक कमाल है कि कोई भी खातून गवर्नर ने अपनी सीट लूज नहीं की इस इलेक्शन के अंदर। अच्छा, एक इशू जो मुझे अमेरिका में एक और नजर आ रहा है, वो जो आने वाले वक्त, और मैं आप दिवांशु साहब से पहले पूछता हूं, फिर अब्दाली साहब आपकी तरफ आता हूं, कि इस वक्त जो एक इशू बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि एक लीडरशिप का फुकदान नजर आता है। जैसे ओबामा जबरदस्त एक लीडरशिप आई डेमोक्रेट्स की, और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उस लेवल की लीडरशिप हमें, फिर क्लिंटन साहब थे उससे पहले, वो बहुत जबरदस्त लीडरशिप थी। इसी तरीके से कंजर्वेटिव्स के अंदर भी हम देखते हैं कि एक हमें जो है वो एक नीचे की तरफ जाती हुई लीडरशिप नजर आ रही है। क्या वजूहत है कि अमेरिका जैसे इतने जबरदस्त मुल्क के अंदर लीडरशिप, उस टॉप लेवल की लीडरशिप नजर नहीं आ रही जो कि दुनिया को आज मतलूब है? नहीं, ऐसा नेशंस की हिस्ट्री में होता है कि कभी कभी लीडरशिप वैक्यूम बन जाता है, बिकॉज हम एक लीडर को, फॉर एग्जांपल अगर हम ओबामा की तरह देखते हैं, उस तरह के लोग कभी कभी हर बार निकल के नहीं आते। तो पॉलिटिशियंस जो है वो इन चीजों को कैप्चर कर लेते हैं। देखिए, एक लीडर और एक पॉलिटिशियन में अंतर जो दिखता है सामने, और जो हिस्ट्री दिखाती है, एक लीडर एक विजनरी होता है, पॉलिटिशियन अपने को किसी तरह से भी उस पोजीशन में रखने की कोशिश करता है, और अगर नहीं रख पाता तो वो हेट वगैरह का और दुनिया भर का भड़काऊ तरीके इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसके कंट्रोल में आए। जैसे ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया पिछले कुछ इलेक्शंस में, और आज भी करेंगे, लगता है आगे भी करेंगे। डेफिनेटली देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम। और जब दूसरा ये है कि जब भी कोई ऐसी फोर्स होती है कि जो सारा कंट्रोल और उसके वो सारी साउंड बाइट्स और वीडियो बाइट्स सब कुछ उसके हाथ में होती है, और वो जोर का एक बुली की तरह उभर के आता है, तो बहुत सी आवाजें दब जाती हैं, जो रिपब्लिकन्स में हुआ है। और अगर हम डेमोक्रेट्स की तरफ देखें तो इस समय जो लीडरशिप एक मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बाइडेन ने फिर से डिक्लेयर किया कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा, मुझे लगता है कि आई थिंक द अमेरिकन पब्लिक may reject him because Biden doesn't seem to be another winning candidate for next time, and then Republicans may come back. However, the Democrats have to decide amongst themselves कि उनका नया लीडर कौन उभर के आएगा, and they need a charismatic leader. Maybe Pete Buttigieg kind of a person could be, because अब एक leadership change होना बहुत जरूरी है। और so I think you have rightly said that leadership का एक वैक्यूम सा लग रहा है, परंतु ऐसे वैक्यूम में ही जो है नया चेहरे निकल के आते हैं और उभर के आते हैं जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें, जैसे ओबामा उभर के आए थे। कौन सोच सकता था कि एक ब्लैक पर्सन अमेरिका को लीड करेगा, इतने डिवाइडेड नेशन को, और वो भी इतने जबरदस्त तरीके से जीतेगा। So I have a very strong feeling and I have a very positive feeling about humans. मुझे लगता है कि एक अच्छी लीडरशिप अगले इलेक्शन में उभर के आ सकती है, जब तक ये और जब तक इस तरह के Biden has not proven to be a good president, there's no two doubt about it, but he has been a president who has tried to he has managed with all the difficulties which exist in America of today, and that is why
पब्लिक ने उसको टोटली रिजेक्ट नहीं किया है इस बार. बट अगेन एज आई अर्लियर सेड, this is about a defeat of Trumpism, and this is not about a victory of Biden. So yes, a leadership vacuum exists, which needs to be, which will be closely monitored in the next few months in America. जो मैं अब्दाई साहब आपके पास आता हूं, इस सवाल का भी जवाब दें, लेकिन आपने एक इजाफा कर देता हूं उसके अंदर. क्या आप ये नहीं देख रहे कि अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट कम्युनिटी के अंदर एक फेयर क्रिएट हो गया है, जो रिएक्शन सफेद फार्म एक्सट्रीमिस्ट ने दिखाया है उसके नतीजे में, इसलिए वो अब जो है वो डेमोक्रेट्स का जो जैसा भी आदमी खड़ा कर दें, कोई भी लीडरशिप हो, उसको वोट देना उनकी मजबूरी बन गई है इस खौफ की वजह से? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये जो नारक साहब ने फरमाया कि अगली ट्रम्प के लिए शायद लोग रिजेक्ट कर दें डेमोक्रेटिक पार्टी के. जैसे कि अमेरिका की रवायत है कि इनकम्बेंट सदर को दूसरे टर्म के अंदर चैलेंज नहीं करते अपनी पार्टी के लोग. मतलब पहली बार एक तारीख में ये हुआ कि 1980 में जिमी कार्टर को चैलेंज किया था जॉन कैनेडी साहब ने, सेनेटर कैनेडी, सेनेटर एडवर्ड कैनेडी उस दौरान. ये नहीं वाहिद वाक़या, आमतौर से वाक़या उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको आमतौर से अपनी पार्टी चैलेंज नहीं करती. अभी तक ऐसे कोई आसार आए नहीं है सामने के कोई उनको चैलेंज करे. तो मेरा ख्याल है कि 4 साल तो और बर्दाश्त करना पड़ेगा डेमोक्रेट्स को. यानी जीत गए तो सारे मुल्क को, और हार गए तो कम से कम डेमोक्रेट्स को. तो ये तो मेरा ख्याल रहेंगे. अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं जो नई क़यादत उठ के रही, उसकी एक वजह ये भी कि जो 2 पार्टी निज़ाम है इसने भी बड़ी बहुत खराबी लाई है. अब देखें, मेरे को मैं कह रहा हूँ जो मेंशन साहब है वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि वो गधे के निशान पर हैं, चूंकि वो डेमोक्रेट में हैं, चूंकि वो ब्लू कैप पहनते हैं, इसलिए लोग उनको वोट देते हैं. अच्छा, इमिग्रेंट्स का, ब्लैक्स का, हिस्पैनिक्स का, अकलियतों का जो हम मसला है वो ये है कि इनके लिए रिपब्लिकन ने अपने दरवाजे पर बंद किए हैं. यानी मसला ये, हालांकि अगर आप देखा जाए तो मैं कम से कम मुसलमान कम्युनिटी के बारे में कह सकता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी नजरियाती तौर पर रिपब्लिकन के साथ है, ज्यादा करीब है. देखिए एबॉर्शन के मसले के ऊपर, स्कूलों में मजहबी तालीम के मसले के ऊपर, इन तमाम मसाइल के ऊपर नजरियाती तौर पर मुसलमान कम्युनिटी की हामी. बल्कि अगर आप वापस जाएं तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था सदर रेगन को, मुसलमानों ने सपोर्ट किया था जॉर्ज बुश को, यानी जॉर्ज बुश सीनियर को भी और उनके साहबजादे को भी. लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद असल में ऐसा मसला हुआ कि चूंकि जो कंजर्वेटिव है ये काफी ज्यादा, अच्छा फिर मुखालिफ होगा. अच्छा, एक और मजा देखें कि हम मुसलमान जो एलजीबीटी वर्ग के खिलाफ हैं, मैंने हमारे मजहब के खिलाफ होती बात, एलजीबीटी कम्युनिटी मुसलमानों को सपोर्ट करती है. मतलब आप देखा होगा जो बिल लाए थे, जो कानून लाए थे हमारे क्या नाम है अपने ट्रम्प साहब, इमिग्रेशन पे पाबंदी लगाने की मुसलमानों के खिलाफ जो लाए थे वो, उसमें सबसे बड़ा मुजाहरा इन्होंने लोगों किया. फिर ये देखें कि जो खवातीन के, यानी एक तरफ एलजीबीटी जो है वो फ्रांस के अंदर मुसलमानों के हक हिजाब क्या कोई मुजाहरा कर रहे हैं. आप ये देखिए, वो लिबरल जो वो है, क्या नाम है, सदर है, वो तो कहता है कि हिजाब इजाजत नहीं है. एलजीबीटी जिनको आवारा न जाने क्या उस मुसलमान समझते हैं, वो आपके हक में मुजाहरा करते. एक बहुत बड़ा मसला, बड़ा मलगूबा जो इमिग्रेंट कम्युनिटी में, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की है, अरब हो या पाकिस्तानी हो, उनके लिए बड़ा दोहरा ये हो गया कि वो नजरियाती तौर पर तो हामी है रिपब्लिकन के, यानी उनके मौक़िफ़, यानी अबॉर्शन हो या एलजीबीटी हो, इसके ऊपर सबके ऊपर जो उनके मौक़िफ़ के हामी है. लेकिन उनको खौफ है इनसे, रिपब्लिकन से, कि रिपब्लिकन उनके खिलाफ बोलेंगे, इसलिए वो जो है वो, मैंने इसीलिए सवाल से पूछा था कि ये खौफ भी तो एक वजह होती है मुसलमानों के लिए, ये इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए. उनके पास चॉइस नहीं है इसके अलावा, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा. ये बड़ा चैलेंज है रिपब्लिकन के लिए. रिपब्लिकन बड़ा चैलेंज है ये. रिपब्लिकन बहुत बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकती है अगर वो अपनी पॉलिसी में जरा सी तब्दीली ले आए. अच्छा, हमारे यहाँ भी ये इश्यूज हैं. मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि सरहद के उस पार, साउथ ऑफ द बॉर्डर दिस इशू है. हमारे यहाँ भी, कनाडा के अंदर भी सेम टाइप इश्यूज है कि यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी हो या मुसलमान कम्युनिटी हो, ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं वो, या कोई और मजहबी कम्युनिटी, वो तमाम की तमाम नजरियाती तौर पे कंजर्वेटिव के साथ हैं. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि ये फेयर एक मौजूद है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स की जो बास पॉलिसीज हैं वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं, तो इस वजह से वो सारे के सारे नजरियाती तौर पर कुछ भी हो, वो जनाब वोट सारा लिबरल पार्टी को पड़ जाता है. तो ये एक बहरहाल ये एक इश्यू, मतलब
कंजर्वेटिव को, और चाहे वो यहाँ के कंजर्वेटिव हो चाहे वहाँ के रिपब्लिकन हो, उन्हें बड़े संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि एक बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग जो है इन मुल्कों के अंदर आ चुके हैं, आपको अपनी एक बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अब्दाली साहब और दिवांशु साहब, और आते हैं और एक बड़े अहम मौजू के ऊपर फिर गुफ्तगू करते हैं कि खालिस्तान की जनाब तहरीक अगरचे इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो है ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर दब गई है, लेकिन अब कुछ अरसे से बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े बड़े रेफरेंडम जो है खालिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस के नाम से, वो एक जनाब रेफरेंडम का उन्होंने आगाज किया हुआ है। इटली के अंदर हुआ है ये रेफरेंडम, यहाँ कनाडा में एक बड़ी तादाद सिख हजरात की मौजूद है, वो जो है यहाँ पर उन्होंने अभी रिसेंटली एक रेफरेंडम कराई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस खालिस्तान की तहरीक के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपसे वक्फे से पहले कहा कि जनाब खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम जो है वो कनाडा के अंदर मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस जिन्होंने ये मुनक्किद किया और तकरीबन कोई 100,000 लोगों ने जो है उसके अंदर हिस्सा लिया है और सिखों की बड़ी आबादी जो है यहाँ पर कनाडा के अंदर रहती है। और मेरे साथ आपके हमारे दोनों मेहमान अब्दाली साहब और दिवांशु नारंग साहब। दिवांशु नारंग साहब ने इस हवाले से जो है काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं और वैसे दिवांशु साहब का जब बैकग्राउंड है वो आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स चैंपियन है। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो वहाँ की नेशनलिटी के आईडी कार्ड के हवाले से कोई मुहिम चल रही हो, ह्यूमन राइट्स के मसले हो, ये हमेशा जो है वो हक की आवाज़ उठाते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। और मैं इसलिए इनको आज इस खास मौजू पे गुफ्तगू क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने इस रेफरेंडम की भरपूर मुखालफत की है। तो दिवांशु नारंग साहब से एक तो आपसे मैं पूछूंगा कि भाई आपने क्यों जनाब इसकी जो है ना मुखालफत की है और क्यों उनकी क्या वजूहात हैं। फिर मैं आता हूं अब्दाली साहब के पास। अब्दाली साहब क्योंकि इस मौजू के साथ ज्यादा आपको पता नहीं है यहाँ कनाडा में क्या हो रहा है, इसलिए मैं दिवांशु साहब का लेता हूं वर्जन, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। जी दिवांशु साहब। जी देखिए, पहले तो ये एक रेफरेंडम नहीं था, ये एक ड्रामा था, एक फार्स था जो क्रिएट किया गया था डिवाइड क्रिएट करने में इंडो कैनेडियन कम्युनिटी में। जो भी कोई रेफरेंडम होता है, सोच कर भी हम अगर देखें कि एक फ्रांस में रेफरेंडम हो रहा है कि क्या क्यूबेक जो है वो कनाडा से अलग हो जाए, फ्रांस में, नॉट इन कनाडा, और क्या उस रेफरेंडम की वैल्यू होगी, क्या उसका मतलब होगा, ना तो कोई दुनिया में उसकी ये बेसर पैर की चीजें हैं, केवल हेट, दिस इज जस्ट अ हेट एजेंडा। ओके, पंजाब में जो खालिस्तान, जो सो कॉल्ड खालिस्तान कॉन्सेप्ट है, वो 93 में टोटली नकारा गया। वहां पे 6 महीने के अंदर उससे रिलेटेड ये आतंकवादी सारा एजेंडा खत्म हो गया। उसके बाद 30 साल से पंजाब में इसका कोई इश्यूज नहीं है। परंतु कनाडा में जो है ये भाई लोग जो हैं, हमारे जो भाइयों हैं, सिख ब्रदर्स हैं, उनको गुमराह करने के लिए एक फ्रिंज जो है इस पे अटका रहा और उनको बेसिकली एक पॉलिटिकल और एक सोशल स्पेस चाहिए। आज के दिन में इन खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे गुरुद्वारों पे कब्जा कर रखा है। दे आर यूजिंग दीज रिलीजियस प्लेसेस टू गेट मनी और उस मनी का इस्तेमाल करके वो इस तरह की बेसिर पैर की चीजों में अपना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है, ना इसका कोई फायदा है, परंतु जैसे ट्रम्प करते थे वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कलेक्शन के लिए, तो दैट रेफरेंडम के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा हो, उनकी पावर मजबूत हो, उनकी फाइनेंशियल पावर, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी सोशल पावर मजबूत हो। आज के दिन में लिबरल पार्टी का ये हाल हो गया है, या बल्कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का कनाडा में ये हाल हो गया है। जगमीत सिंह तो ओपनली सपोर्ट करते हैं इस बात को कि अगर कोई भी इंडो कैनेडियन एमएलए, एमपी या काउंसलर, कोई भी व्यक्ति, काउंसलर तो खैर है ही, ब्रांटन वगैरह में है, कोई भी अगर खालिस्तानियों का विरोध करता है तो उसे बाहर किया जाता है, ना कि खालिस्तान की बात को, कि क्या ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश को तोड़ने की बात करने वालों को, जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया है हमेशा अपने आइडियाज करने के लिए, क्या उनको अलाउ करना चाहिए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमारे हमारे कनाडा में सबसे बड़ा वायलेंट एक्ट आज तक जो हुआ है वो कनिष्का बॉम्बिंग था, जिसमें 349 के 350 के करीब लोगों की मृत्यु हुई। कौन उसका जिम्मेदार था? खालिस्तानी टेररिस्ट। कौन विक्टिम्स थे? कैनेडियन सिटीजन। 263 वर कैनेडियन सिटीजन्स। किसको सजा हुई? जीरो। किसको सपोर्ट कंटिन्यूड रही? खालिस्तानी टेररिस्ट। ये सवाल का जवाब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे कैनेडियंस को देना पड़ेगा। क्या जरूरत है कि ऐसे लोगों का वो फ्रिंज को बढ़ावा दिया जाए? हाँ, इसमें हमारे अच्छा, एक सवाल अभी इसमें क्या जिमनी हुआ है? पूछ लेता हूँ दिवांश साहब, एक जिमनी सवाल मैं इसमें पूछ लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आपने खुद अपनी बात में कहा कि 1993 के बाद हम जब वो जो गोल्डन टेम्पल का वाकया होता है, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो मर्डर हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये तहरीक जो है, जो कि खालिस्तान की एक आज़ाद खालिस्तान की तहरीक थी, वो दब गई और वो किसी जगह हमें नजर नहीं आती। और पंजाब के जो लोग थे वो अपनी दोबारा जिंदगी के अंदर महव हो गए, तरक्की की, मतलब हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर वो शाना बशाना काम करते रहे, चाहे उनकी फौज हो, चाहे वो किसान एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हम देखते हैं हर जगह जो है वो सिख बिरादरी जो है बड़े पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर आगे थी। आप नहीं समझते कि ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, जो इंतहा पसंद हिंदुत्व का जो एक वो लेकर आई है, उसकी वजह से जो माइनॉरिटीज है हिंदुस्तान की, उनके अंदर एक अदम तहफ्फुज पैदा हुआ है और उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये दोबारा खालिस्तान की तहरीक को एक नई जिंदगी मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज मैं फिर से इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि भारत में खालिस्तानी आइडियोलॉजी का और खालिस्तानियों का कोई वजूद ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो जो आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, यस, माइनॉरिटी सोचती हैं कि उनको सही तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा, जो जिसमें जिसको सही मानने में, देखिए किसी भी चीज, अगर हमें अपने राष्ट्र पे गर्व है, कोई गलत बातों पे शर्म भी होना चाहिए। यस, देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम व्हिच इज देयर, और उसके बारे में सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, परंतु खालिस्तानी का कोई खालिस्तानी आइडियोलॉजी वहां पे नहीं है। उसका इस्तेमाल यहाँ पे जो ये सक्सेशनिस्ट है, वो उसका इस्तेमाल दुरुपयोग करके यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग जो है, मैंने देखा है, जो जो एनआरआईज हैं या जो बाहर से, जो इंडिया से आए हुए हैं, जैसे शायद पाकिस्तानी समुदाय में भी होगा, मुझे नहीं पता, परंतु वो लोग जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल बाबा की बदौलत, और जो इनको गुरुद्वारों में समझाया जाता है या बोला जाता है, उसके बदौलत सोचते हैं, उसके हिसाब से प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। इंडिया में सन 84 के दंगों को इन्होंने एक जेनोसाइड का नाम देके उसके बेसिस पे सबको ही कहते हैं नेवर फॉरगेट 1984। असल में जो जेनोसाइड की जो डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की, वो है एक टारगेटेड किलिंग ऑन अ रिलीजियस ग्रुप और एनी अदर ग्रुप। असल में उस समय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो रायट्स हुई थी, वो 4-5 दिन या 7 दिन जो थे, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बहुत डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट इट। और एक मिनट सर, और आम सिखों को मारा गया है, नो डाउट अबाउट इट, परंतु एक्चुअल जेनोसाइड जो है वो उस समय 10-12 साल तक ऑर्डिनरी हिंदुओं और ऑर्डिनरी सिखों के खिलाफ इन लोगों ने किया। स्पेशली जेनोसाइड हिंदूज के खिलाफ 30,000 से ज्यादा हिंदू मारे इन खालिस्तानी टेररिस्ट टारगेट करके। एक सवाल और पूछ लेता हूं निकाल के लोग दिवांश साहब, एक बात और पूछता हूं, फिर मैं जाऊंगा उनकी तरफ। तेजी से एक सवाल और पूछ लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अभी जो किसानों की एक बड़ी भरपूर तहरीक चली, और आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो कवानीन लेकर आने की कोशिश की है, और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो सूबा था वो पंजाब का था, और सिख की एक बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से काफी रिलेटेड है। तो आप नहीं समझते ये सारी चीजें टुगेदर जमा हो रही हैं, और जिसके नतीजे में जो है ना ये अदम तहफ्फुज पैदा, और जिसके नतीजे में, चलो मैं मान लेता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी अभी तहरीक नहीं उठ रही, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई भी माइनॉरिटी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो जनाब के खिलाफ खड़ी हो जाए गवर्नमेंट की, इस वक्त वो तो क्रश कर दी जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक क्रश का, ये थोड़ा बात को हम शब्दों को घुमा के कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। देखिए, पंजाब में अगर आप देखें, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। पंजाब में बीजेपी का इस समय तो बल्कि देखा जाए तो नामो निशान ही नहीं है, उसका वजूद जो है काफी हद तक खत्म हो गया है, और पंजाबियों ने उसको नकारा है। तो पंजाब में अगर किसी भी सिख को डर है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु नो डाउट अबाउट इट, ये जो जब
पहले तो फार्मर्स के जो लॉज आए थे वो गलत थे, और मैंने आपके चैनल जी पे जी, भी मैंने तो कहा है कि अपने आप उसका आर्टिकल्स, आप ह्यूमन राइट चैंपियन है, मैं तो कह चुका हूँ ऑलरेडी इस बात के आपने ऊपर। आपने आपने देखा होगा, मैंने आर्टिकल्स में भी और अपने स्पीचेस में भी लगातार उनका विरोध किया। हाँ। और उसी वो क्या हुआ है, तभी ये जो सो कॉल्ड फ्रेंच थे, ये खालिस्तानी यहाँ पे दबे हुए जो थे कनाडा में, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उसको यूज करके कि उसको इस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया कनाडा में कि भारतीय सरकार जो है वो सिखों के खिलाफ है। ओके, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और हमारे वहां पे पॉलिटिशियंस ने, बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से सोशल ग्रुप्स ने अपनी दुकान चलाने के लिए आम सिखों को भी खालिस्तानी डिक्लेयर किया, या उनको उनको देखिए, हो सकता है यहाँ नॉट, हो सकता है हुआ है कि यहाँ से कैनेडियन खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भी वहां पे पैसा पकड़ाया, उस मूवमेंट में साथ दिया होगा, परंतु एक आम फार्मर को, एक आम किसान को खालिस्तानी डिक्लेयर करना या उसको इस तरह से ट्रीट करना, या उससे उससे दुख तो आता है, और उसका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे इमोशनल तरीके से आपको पता है कि बहुत अच्छी तरह से इमोशंस ही तो असल में रोल प्ले करते हैं। मैं जरा अब्दाली साहब की तरफ आता हूं। अब्दुल साहब जी जी, हम लोगों की, और स्पेशली हम जो साउथ एशिया से आते हैं, इमोशंस हम बड़े बहुत अहम इमोशनल होते होते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। उसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिया है। और जो इस रेफरेंडम में, इनका जो मिसिसागा का रेफरेंडम था, मैं दोनों रेफरेंडम में, जब ब्रैम्पटन का रेफरेंडम हुआ अकेला मैं था, एक अकेला हाँ मुझे व्यक्ति जो पता, आप सबके खिलाफ एहतजाज खड़ा कर हुआ। रहे थे, आप एहतजाज कर रहे थे, मुझे पता है आप। आई नो आई नो। क्योंकि वो गलत था, उसमें मैं अकेला था। मिसिसागा के रेफरेंडम में बहुत से इंडो कैनेडियंस जुड़े और साथ में आए, और उनका मिसिसागा का रेफरेंडम तो एक फार्स का भी, उन्हीं का हाल बेहाल हो गया कि 2500 से भी कम लोग आए। मतलब वो देख के उनको, हम तो 3 बजे के बाद ये देख रहे थे कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है, और वो सेम कारों को 15-20 कारों को लगातार घुमा रहे थे ऐसा मीडिया को दिखाने के लिए। चले, आपने जैसे खुद ही कहा कि रेफरेंडम जो यहां पर हुआ है वो तो एक अलामती रेफरेंडम है एक्चुअली, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जाहिर बात है हिंदुस्तान के अंदर अगर ये रेफरेंडम चाहे वो कश्मीर में होता या पंजाब में होता तो उसकी कोई अहमियत हो सकती थी। चले मैं आता एक चीज, एक मिनट, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। रेफरेंडम जब होता है, किसी भी आप रीजन को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंडम में वहां के सारे व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली, इन्होंने वो रेफरेंडम में भी कंडीशन डाली थी कि केवल सिख वोट कर सकता है, हर कोई यानी नहीं कर सकता। पंजाब में 45-50% जो बाकी है, हिंदू मुस्लिम कोई भी क्रिश्चियन, कोई नहीं वोट कर सकता, सिर्फ सिख। और वो भी तो, और अगर वो जिस मैप की बात करते हैं, उस मैप में हिमाचल और हरियाणा भी जुड़ा है, अगर उसमें देखा जाए तो फिर ज्यादातर नॉन सिख की मेजोरिटी है, वो वोट नहीं कर सकते और रेफरेंडम कर रहे हैं। मैं अब्दाली साहब से आ रहा हूं। अब्दाली साहब, हिंदुस्तान के अंदर ये जो एक खालिस्तान तो सिर्फ एक है, लेकिन उसके अलावा जाहिर बात है कश्मीर के मसाइल भी वहां पर होते हैं, हम उसके ऊपर भी दिवांशु साहब से हमेशा बात करते रहते हैं उस हवाले से। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी के अंदर, क्योंकि मैं यही बात हम कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव एक तरफ, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त इंडिया के अंदर भी एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और वहां पर भी कंजर्वेटिव जो है वो पावर नजर आती है हमें, और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं वो अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो जाते हैं। और यही मुझे हिंदुस्तान के अंदर भी, बिल्कुल जिस तरह अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है, मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर भी यही नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिनेरियो को दिवांशु साहब की बात सुनने के बाद? देखिए, नारंग साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कनाडा में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, यानी उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रांस में हो रहा है क्वेबेक के लिए रेफरेंडम, उसकी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन इसकी अलामती हैसियत है। अच्छा, इसकी अलामती इस माने में है कि अच्छा फिर दूसरे, मैं कम अज कम इस बात को मानने को तैयार नहीं, कोई टेम्पल ऑपरेशन के बाद खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। इसलिए अगर या तो खालिस्तान मूवमेंट पहले भी नहीं थी, इसलिए तारीखें बताती है, इंसानी तारीखें बताती है, नारंग साहब ज्यादा तालीमी याफ्ता है, कि कभी भी आजादी की तहरीकें खत्म नहीं होती ऑपरेशन के जरिए, तब जाती हैं पीछे। देते ही मिसाल फलस्तीन है, यानी कौन सा जुल्म है जो नहीं हो रहा फलस्तीन के ऊपर, लेकिन 70 साल से बहरहाल उनकी तहरीक जारी है। ऐसा नहीं देखा ना, वो मिनी बमबारी करके गजा को बिल्कुल वो बराबर कर देते हैं, लेकिन वहां से फिर भी रॉकेट चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। फिर एक और बात यह कि ये जो रेफरेंडम है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे सिख जो खालिस्तानी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल कुछ तबके के अंदर ये तासुर हो सकता है कि उन्हें एहसास है कि क्या नाम है, वो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और उनको उनकी अलग। अच्छा, मामला खाली इंसाफ का नहीं है, अब असल में एक और अब वो दौर जो था ना कि
बड़ी बड़ी मुमलिकतें, नजरियाती मुमलिकतें, उसका दौर अब खत्म हो गया। अब जो है कौमी लिसानी कौमियतों की बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद, यूनिटी की बुनियाद पर कौमें वजूद में आ। देखिए, चेकोस्लोवाकिया एक मुल्क था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हो गए। बल्गारिया एक मुल्क था, वो बोस्निया, कोसोवो सारे अलग हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये दौर आ रहा है, आने वाला दौर जो है वो बड़ा ही लिसानियत का दौर है, छोटी छोटी इकाइयों का दौर है कि सब, हर लोग चाहते हैं भाई मेरी अपनी इकाई। मैंने, मुझे तो यकीन है कि आज से 100 साल, 200 साल, 50 साल के बाद हो सकता है हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, यानी इसका मतलब नफरत और मजहब इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये कि बिहारी हिंदू और बिहारी मुसलमान, यानी ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, उसको अपनी कौमियत बड़ी अजीज है। खालिस्तान जरूरी नहीं कि वो सिख जो है वो मजहब की बुनियाद पर हो, तो इनका ख्याल है पंजाबी कल्चर, पंजाबी सकाफत हम अलग है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रेफरेंडम हो रहा है, यानी इसको हम खाली ऐसे, इसकी मजम्मत करने का हमें हक नहीं है, बल्कि ये यानी अपने जिसे कहते हैं जज्बात के इजहार का हर एक को हक हासिल है। हर शख्स ये समझता है। मतलब अगर मैं टेक्सन ये कहते हैं, भाई टेक्सास में कई बार हुआ, टेक्सास में रेफरेंडम हो चुका है एक बार कि हम टेक्सास वाले टेक्सिट इलेक्शन रेफरेंडम हुआ था। कैलिफोर्निया में कैलसिक इलेक्शन कई बार हुआ, लेकिन उनको उतने वोट नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के रेफरेंडम से जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर दूं इस बात से कि वो एक समझिए कि सियासी तमाशा है, एक अलामती है, अलामती, बस अलामती चीज है। मेरे सियासी तमाशा है। मुमकिन है उसमें कुछ लोगों के जाती मफादात भी होते हैं। ये सियासत है। बहरहाल बड़ा मजा आता है आपको। फिर ये कि जैसे जो जमहूरी माशरे जैसे कनाडा में, फिर बल्दिया भी तो बड़ी अहम है ना आपके। हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता, बल्दिया का कौंसलर तो बन सकता है ना। अगर बहुत सारे सिखों को अपने साथ मिला ले, खालिद मिला ले, तो मैं कौंसलर बन सकता हूँ। तो मेरे ख्याल ये मुख्तलिफ जो अवामिल होते हैं जो इन तहरीकों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये कि मैं अभी भी इस बात से मानने को तैयार नहीं, अजय मेरा बड़ा मुताला नहीं है कि गोल्डन टेम्पल के ऑपरेशन के बाद तहरीक बिल्कुल खत्म हो गई। या तो तहरीक नहीं थी पहले भी, यानी ये इस पे हम अगर नहीं थी तब तो ठीक है, वो चंद दहशतगर्दों को मार के आपने खत्म कर। लेकिन अगर वाकई खालिसन तहरीक थी तो उस ऑपरेशन से तहरीक खत्म नहीं होती। और ये मैं बता रहा हूँ तारीख के तालिब इल्म कैसे, तारीख ये बताती कभी भी आजादी की तहरीकें ऑपरेशन से खत्म नहीं हुई। जब गोल्डन टेम्पल का अटैक जो हुआ था, उसके बाद कोई वहां पे टेररिज्म कंप्लीट खत्म नहीं हुआ। उसके 8 साल, 8.5 साल तक लगातार चलता रहा। गोल्डन टेम्पल के अटैक के बाद इंदिरा गांधी जी की 4 महीने बाद हत्या की गई। ओके, उसके बाद सारी रायोट्स हुई। उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की शुरू हुई जो 8.5 साल तक चली। गोल्डन टेम्पल के अटैक से 5 साल पहले और 8.5 साल बाद तक वहां पे टेररिज्म बहुत चला। टेररिज्म जो खालिस्तानी टेररिज्म है वो 9 साल बाद रिजेक्ट हुआ, ना कि कोई स्पेशल ऑपरेशन के द्वारा। 9 साल बाद पंजाब की जनता ने उस सब टेररिस्ट को रिजेक्ट किया कि ये बहुत हो गया। ये आपने जो गो बैक टू डेमोक्रेसी यार, गो बैक टू डेमोक्रेसी। उसको किसी गवर्नमेंट की फोर्स ने नहीं खत्म किया, उसको पंजाब की जनता ने नकारा और 30 साल से नकार रही है। देखिए, जो बातें जब भी आप कोई भी राष्ट्र, और मैंने आपसे इस चैनल में पहले भी बात की है, जब भी आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे वो गलत है। परंतु अगर पब्लिक उसको नकारती है तो वो मूवमेंट कभी चल नहीं सकती। ठीक है, मैं इन्होंने खालिस्तान, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 30 सेकंड है आपके पास बस। एक सेकंड और, क्योंकि कनाडा में जो हेट का एजेंडा फैलाया इन्होंने, यहाँ पे खालिस्तान रेफरेंडम के लिए करने के लिए इन्होंने हिंदू फोबिया का इस्तेमाल किया। मैं हमेशा इस्लामिक फोबिया या सिख फोबिया या कोई भी धर्म का फोबिया हो उसके खिलाफ रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने हिंदू फोबिया का इस्तेमाल किया, जबरदस्त इस्तेमाल किया, और उसको भी खुद सिख कम्युनिटी ने नकारा। जब इनके मिसिसागा के रेफरेंडम में 2,500 से कम आए, उन्होंने कहा हम इस तरह के हेट को, एजेंडा को कोई स्वीकारते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नतीजा से निकल गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। 2 अहम मौजूआत पे हमने गुफ्तगू की। आप लोग टाइम देते हैं, अगले महीने फिर जो है ना आप लोगों से गुफ्तगू होगी 2 और मौजूआत के साथ। हम फिर आएंगे और फिर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आपके प्रोग्राम हमने कोशिश की कि 2 अहम मौजूआत जो इस वक्त हमारे अतराफ के अंदर, एक कनाडा के अंदर रूनुमा हुआ और एक जो है अमेरिका के अंदर, हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम जो है ना आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी राय देना, जो आप हमेशा हमें देते हैं, देना ना भूलिएगा, और ज़रूर राय दिया करें। कोई तब्दीली चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो हमने गलत कह दी उसकी करेक्शन चाहते हो तो प्लीज़ अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजा करें। आरिफ जहांगीरी अगले हफ्ते फिर नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।